ये वीडियो किसी भी प्रकार से एडोल्फ हिटलर के किरदार को ग्लोरीफाई करने का प्रयास नहीं करता। इस वीडियो का तात्पर्य बस इतना है कि हम हिटलर जैसे शख्स के मनोविज्ञान को समझ पाए। इस वीडियो पे अपने विचार मत बनाइए, क्योंकि विचारों के परिणाम होते हैं। आगे आपकी इच्छा। एक 20 साल का ऑस्ट्रियन लड़का वियन्ना के पार्क में एक बेंच पे सो रहा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। उसके पास ना तो पैसा था, ना ही कोई घर और ना ही कोई भविष्य। अपने जिंदगी के एक खास शख्स की मौत के बाद अब उसे आर्ट स्कूल से भी रिजेक्ट किया गया था। वो सिर्फ एक नाकामी था, एक बेबस बेसहारा नाकामी। 30 साल बाद यही शख्स मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी जंग का कारण बनता है। उसकी वजह से लगभग 60 लाख जूस यानी कि यहूदी लोग मारे गए। अराजकता से भरा एक ऐसा समय जिसे अगर फिर से देखा जाए तो सिर्फ खून ही दिखेगा। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया को महत्वाकांक्षा का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसकी याद आज भी उतनी ही डरावनी और दर्दनाक है। जिंदगी से हारा हुआ एक बेघर लाचार इंसान आखिर कैसे सदी का सबसे क्रूर आदमी बन गया? अगर लोगों से इस कैसे का जवाब पूछा जाए तो उनका जवाब काफी आसान होगा। वो कहेंगे वो एक राक्षस था, एक पागल इंसान, कुछ ऐसा जिसे इंसान भी न कहा जाए। लेकिन ये जवाब खतरनाक है, क्योंकि ये गलत है। ये जवाब सुनने में काफी इंसानी लगता है, लेकिन ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमें सच से दूर रखता है। मनोवैज्ञानिक, फिलोसोफर्स, कई इतिहासकार जिन्होंने कई दशकों तक हिटलर का विश्लेषण किया है, उसे पढ़ा है, उसे समझा है। इसके बाद जिन निष्कर्षों पर उनका विश्लेषण खत्म हुआ वो काफी बेचैन करने वाले थे, क्योंकि वो निष्कर्ष हिटलर को एक इंसान दिखाते हैं, महज एक इंसान। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों एक इंसान ऐसा इंसान बन गया जिसे इंसान कहना इंसानियत न माना जाए। मैं बात कर रहा हूं एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को समझने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां सारे मनोविज्ञान, सारी साइकोलॉजी की शुरुआत होती है, बचपन। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 में जर्मन बॉर्डर के करीब ऑस्ट्रिया में स्थित एक शहर में पैदा हुआ था। वो एलॉइस हिटलर और क्लारा प्लॉज की चौथी संतान थी। उससे पहले 3 बच्चे शिशु अवस्था में ही मर चुके थे। उसकी माँ क्लारा एक ऐसे दर्द से गुजर रही थी जो सिर्फ वही माँ समझ सकती है जिसने अपने 3 बच्चों को दफनाया हो। जब एडोल्फ पैदा हुआ तो क्लारा ने अपनी बची कुची जान उसी में झोंक दी। जो लोग क्लारा को जानते थे उनका कहना था कि क्लारा काफी अच्छी माँ थी। वो एडोल्फ को बहुत चाहती थी। अपने 3 बच्चों को गंवाने की वजह से वो एडोल्फ की तरफ ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, कुछ ज्यादा ही। लेकिन एलॉइस, एडोल्फ के पिताजी, उसकी माँ के बिल्कुल विरुद्ध थे। एलॉइस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर था, भयानक अनुशासन, गुस्सैल स्वभाव, जिसके जहन में कमजोरों के लिए सिर्फ नफरत थी। वो एडोल्फ को मारा करता था और साथ ही क्लारा को भी। एडोल्फ शक्तिहीन होना कैसा होता है ये बचपन में ही सीख गया था। उसकी जिंदगी में क्लारा ही इकलौता नरम हिस्सा थी। डॉक्टर फ्रेडरिक कॉलेज ने जब हिटलर को गहराई से पढ़ा तो उन्हें पता चला कि हिटलर में आगे जाके जो एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप होता है वो शायद इसी बचपन का नतीजा रहा हो। लेकिन यहाँ एक और मानसिक घाव बन चुका था, जो कि इस कारण परिणाम की संकल्पना से बहुत आगे था। एक बच्चा जो अपनी लाचारी के कारण खुद को या फिर उन्हें जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें बचा नहीं पाता
और अगर ये लाचारी उस बच्चे के दिल पर गहराई से छाप छोड़ जाती है तो बड़ा होने के बाद उसके अंदर नियंत्रण की एक पैथोलॉजिकल ज़रूरत पैदा होगी। ऐसे लोग बड़े होकर ज़्यादा अग्रेसिव और पॉसेसिव बन जाते हैं। इंसान अपने घावों से भाग नहीं सकता, उसे उनका सामना करना ही पड़ता है। अगर वो उनसे छुपता रहा तो वही घाव उसी का हिस्सा होकर उसी की मानसिकता में तब्दील हो जाते हैं। अब जरा सोचो कि छोटे अडोल्फ का क्या अनुभव रहा होगा। एक डरावना बाप जिससे वो ना तो लड़ सकता था और ना ही उससे भाग सकता था। वो ना तो खुद को बचा सकता था और ना ही अपनी माँ को, जिससे वो बहुत प्यार करता था। इस पनपती लाचारी ने उसके अंदर यकीनन वही नियंत्रण की भूख डाली होगी और इसी भूख के साथ अंदाजा हुआ होगा उसे ताकत की ज़रूरत का। ताकत की ज़रूरत और नियंत्रण की भूख, जिसकी सज़ा आगे जाके पूरा समाज भुगतने वाला था। लेकिन बचपन में मिली इस बेबसी और लाचारी को हिटलर बड़ा होकर भी संभाल नहीं पाया। अपने टूटे हिस्से का वो कभी सामना ही नहीं कर पाया। वो हमेशा अपने आप से भागता रहा, इस बात से अनजान होकर कि वही बेबसी और लाचारी उसकी भयानक महत्वाकांक्षा की प्रेरणा बनेगी। दिसंबर 1907 में क्लारा की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। एडोल्फ उस वक्त 18 साल का था। अपनी माँ की मौत के साथ उसने वो इकलौती जगह खो दी जहाँ उसे प्यार मिलता था। वो बेसहारा हो गया, एक बच्चा जो कभी अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अनजाने में वो आगे जाकर अपने देश में उसी माँ को देखने लगा। इस बार बचाना था उसे, किसी भी कीमत पर। बदकिस्मती से वो कीमत बहुत बड़ी निकली। अपनी माँ की मौत के बाद वो कुछ महीने में ही वियन्ना चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे पार्क के बेंचेस पे सोना पड़ा। 1908 से 1913 तक, जिसे हिटलर का वियन्ना पीरियड कहते हैं, ये वक्त हिटलर के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। हिटलर इस वक्त मानसिक तौर पर बिखरा हुआ था। उसे सहारे की ज़रूरत थी। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन काफ़ी सेलेक्टिव। एंटीसेमेटिक पैम्पलेट्स, लिखावट जो यहूदियों के प्रति नफरत से भरी थी, नेशनलिस्ट ट्रैक्ट्स जिन्होंने उसके अंदर देशभक्ति भर दी, सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिससे उसकी नफरत को एक झूठा वैज्ञानिक सहारा मिला। इस दौरान इसी सेलेक्टिव पढ़ाई से हिटलर की विचारधारा तैयार हुई। असल में पढ़ाई महज एक बहाना था अपने दर्द से भागने का। वक्त के साथ ये विचारधारा इतनी मजबूत हो गई कि उसमें वो बेबस बच्चा कहीं दफन हो गया। बच गए वो सिर्फ घाव, और इन घावों का बदला लेने के लिए मिल गया उसे एक दुश्मन, एक पूरा समाज, यहूदी समाज। इतिहास में लगभग हर तानाशाह ने स्केपगोट मेथड का इस्तेमाल किया है। इसमें लोगों को एक दुश्मन दिया जाता है। जनता को उनकी हार, लाचारी और हालात का एक जवाब दिखाओ। आमतौर पर वह जवाब एक व्यक्ति या फिर एक समाज हो सकता है, जहां वो तानाशाह लोगों को यह यकीन दिलाता है कि देखो, वो समाज है जो तुम्हारी हर चीज़ का जिम्मेदार है और मैं उसके खिलाफ हूँ। देखो, और इनसे छुटकारा पाना है तो चुनो मुझे। इंसान की जिम्मेदारी से भागने की फितरत इसमें काफ़ी मदद करती है। यही चीज़ हिटलर ने भी की। उसने पूरे देश को दिखाया कि देखो, ये यहूदी है जो तुम्हारी हार के जिम्मेदार हैं। ये खून चूस रहे हैं तुम्हारा। इनसे लड़ना है तो साथ आना होगा, तभी जीत मुमकिन है। आइए मेरे साथ, हम बचाएंगे जर्मनी को। जब कोई भी तानाशाह किसी खास कौम की तरफ नफरत दिखाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। वो नफरत एक दिखावा भी हो सकती है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन हिटलर के मामले में ऐसा नहीं था। वो वाकई में यहूदियों से नफरत करता था, क्योंकि ये नफरत उसके लिए व्यक्तिगत थी, एक जरिया थी अपने आप से भागने का। इसीलिए वो सच थी। हिटलर के स्पीचेस में वो कन्विक्शन साफ नजर आता है।
पता चलता है कि वो नफरत वाकई में मौजूद है, इसीलिए लोगों ने उस पर भरोसा भी किया। वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि खुद से भी पूरी शिद्दत से झूठ बोल रहा था, इस हद तक कि वो खुद उसे सच समझ बैठा। एडोल्फ हिटलर की सही और गलत की परख वाकई में अजीब थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसे पता ना हो कि सही और गलत क्या है, बल्कि उसकी स्वयं की संकल्पना इतनी मजबूत थी कि वो अपने आप को गलती के काबिल ही नहीं समझता था। उसे लगता था कि वो एक मसीहा है जिसे चुना गया है। उसे लगता था कि जर्मनी और पूरी दुनिया की किस्मत उसी के भरोसे है, इसीलिए उसे इस रास्ते में जो भी ज़रूरी लगा वो उसने किया। उसके हिसाब से वो सब जायज़ ही था। वो मौतें, वो संघार, वो निर्दयता और वो जंग, सत्ता की ऐसी भूख जो दुनिया जीतने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो, वो नैतिकता की परिभाषा को धुंधला करने के लिए काफ़ी है। उसके लिए वो सब जायज़ था जो ज़रूरी था। लोगों से वो इस यकीन के साथ झूठ बोलता था कि वो सच ही लगे, क्योंकि वो यकीन उसके भीतर मौजूद था। आप सच का दिखावा कर सकते हैं लेकिन यकीन का नहीं। वो मौजूद होना ज़रूरी ही है। हिटलर जानता था कि अगर उसे लोगों को नियंत्रण में रखना है तो उनकी जानकारी को सीमित करना होगा। उन्हें वही दिखाना होगा जो उसकी रची कहानी को आधार दे, और उसने वही किया। लोगों की जानकारी को सीमित किया, एक खास कौम को उनकी हालात का जिम्मेदार बताया और उन्हें एक ऐसे बबल में रखा जहां हिटलर उनके लिए इकलौता आधार हो, कहानी के एक मुख्य नायक की तरह। असल तथ्य के बजाय कथा के कथन को सच समझते हैं हम। यह फितरत है हमारी। इस कथन को सीख लिया तो तथ्य आपका। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कथा सच हो या फिर सच जैसी हो। ये इस कथन का पहला हिस्सा था, पार्ट 1। वीडियो अभी बाकी है। जानबूझ के मैंने इसे 2 हिस्सों में रखा है ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी थकूं ना। फिक्र मत कीजिए, उतनी देर नहीं लगाऊंगा। इस कथन का दूसरा हिस्सा तैयार है और जल्दी आएगा।